Good morning to all. This is Amit sir, and our today's topic is refraction by spherical lenses. Refraction by spherical lenses. जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नए लेटेस्ट वीडियो हैं वो मिलते रहें। अभी हम रिफ्रैक्शन वैसे पढ़ चुके हैं और उसमें मैंने आपको ऑप्टिकल मीडियम बताया था और किस तरीके से लाइट ऑफ जो रे ऑफ लाइट है वो लाइटर मतलब कि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब जाती थी, रेयर टू डेंसर, तो लाइट गोज टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ती थी, राइट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर मीडियम डेंसर ऊपर होता था, नीचे रेयर है, जो लाइट जा रही है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये रहा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर जाना चाहिए था ऐसे, नॉर्मल के नज़दीक चले गई, इसमें जाना चाहिए था ऐसे और नॉर्मल से दूर निकल गई। ये दो तरीके हो सकते हैं जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाए। अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के तो दो लॉ थे, आपने पढ़े थे। पहला लॉ था रिफ्लेक्शन का, ओके जो पहला लॉ रिफ्लेक्शन का था वो ये था कि रिफ्लेक्शन का इंसिडेंट रे ये थी और रिफ्लेक्टेड रे ऐसी थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और दूसरा लॉ ये कहता था कि ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है। वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे ये रही, इंसिडेंट रे नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, and n dash is normal, and refracted ray ये है refracted। these three or the three lies in the same plane, एक ही प्लेन में आएंगी, मतलब इसी प्लेन में यहाँ से इंसिडेंट हुई, नॉर्मल ये रहा और इसी प्लेन पे आगे निकल गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? नाउ सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ये एक एंगल बना रही है जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहते हैं, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये एक एंगल बना रही है जिसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम कहते हैं, ठीक है। तो ये लॉ हमें बताता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट टर्म, हमेशा। मतलब इसी मीडियम में आप अलग अलग एंगल से लाइट फेंकिए, अलग अलग रिफ्रैक्शन के एंगल आएंगे, पर एक चीज़ सेम रहेगी, दैट इज साइन आई बाय साइन आर। और ये कांस्टेंट कितने के बराबर होता है? तो एक कांस्टेंट बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के म्यू
शायद हमने इससे पहले बार पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने आपको बताया था कि ये आपको बताता है कौन मीडियम डेंसर है और कौन मीडियम रेयर है। मीन्स ये कंपैरेटिव टर्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें लाइट का स्पीड उतना कम हो जाएगा। दैट मीन्स वो मीडियम डेंसर है। जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो वाला मीडियम डेंसर है। जैसे कि मान सकते हैं आप एक डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा वही होता है 2.42। तो डायमंड इज द डेंसेस्ट, मोस्ट डेंस, आप कह सकते हैं मोस्ट डेंस मटेरियल डायमंड। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो कम डेंसर है, राइट। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नहीं बल्कि हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है कांस्टेंट। और कैसे, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये μ2 डिवाइड बाय μ1। तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 होना चाहिए, राइट। और ये हमेशा ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ये दो लॉ आप इजीली बता सकते हैं। और इसके बेस में आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि वाई व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट गोज टुवर्ड द नॉर्मल। और इसका अपोजिट भी कि अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाए तो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला मीडियम 1 रेयर है और नीचे वाला मीडियम 2 ये है डेंसर। मैंने आपको बताया कि डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा रहेगा रेयर के कंपैरिजन में। अगर आप यहाँ पर साइन आई बाय साइन आर निकालना चाहें तो μ2 बाय μ1 आएगा, एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या 1 से छोटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू ग्रेटर देन 1 आने वाली है। इसका मतलब सीधा हुआ कि साइन आई ग्रेटर देन साइन आर होने वाला है। इसका मतलब सीधा हुआ कि एंगल आई एंगल आर से बड़ा होने वाला है। एंगल आई ग्रेटर, एंगल आर स्मॉलर, बन गया ना। टुवर्ड द नॉर्मल की कंडीशन है। अब इसका अपोजिट सोच ले। मान लीजिए यहाँ ऊपर डेंस डाल देते, डेंसर, और यहाँ डाल देते रेयर। तो μ2 क्या है, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ2 कम होना चाहिए, μ1 ज़्यादा। तो वैल्यू 1 से बड़ी या 1 से छोटी, ऑब्वियसली 1 से छोटी। दैट इम्प्लाइज साइन आई इज लेस देन साइन आर, ठीक है। दैट इम्प्लाई एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। तो ये कंडीशन हम प्रूफ कर सकते हैं कि लाइट क्यों डेंस से रेयर की तरफ जाते हुए अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाती है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन्स ये आर बड़ा हो जाएगा, राइट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं हम आते हैं लेंसेस में। लेंसेस की बात करेंगे तो लेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहली बात, एक लेंस हम किसे कहते हैं। lenses are made up of कैसा मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनता है। इतना काफ़ी नहीं है लेंस के लिए। अगर इतना काफ़ी होता तो हम किसी भी ग्लास को लेंस कहेंगे क्या। मान लीजिए जो आपकी विंडो की शीशे लगे हुए हैं, क्या आप उसे लेंस कह सकते हैं? नहीं। सेकंड कंडीशन ये होती है इसकी, बाउंडेड बाय टू सरफेस
आपके शीशे जो विंडोज़ में लगे रहते हैं उनकी भी दो सरफेस होती हैं। मोटा शीशा है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से वो सरफेसेस हैं, फिर भी हम इसे लेंस नहीं कहते। तो इसकी एक नेसेसरी कंडीशन और है। जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है, एट लीस्ट वन सरफेस मस्ट बी कर्व्ड। एक सरफेस कर्व होनी चाहिए, तभी हम इसे एक लेंस कह पाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा आपके विंडो पेन्स जो होते हैं उसमें से भी छोटा बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। आप बाहर देखते हैं कुछ अजीब टाइप के फेसेस दिखने शुरू हो जाते हैं कहीं कहीं पे। हर शीशे की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी किसी इर्रेगुलर जो बना होता है शीशा उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक तरफ कर्व आ जाता है तो वो आपको ऐसा देखना शुरू कर देता है। ओके, अगर आप ये समझ गए कि लेंसेज क्या है, एक तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने, दो सरफेस से बाउंड है और एक सरफेस कम से कम कर्व्ड होना चाहिए। ठीक है, तो पहला हम अगर इसे डिज़ाइन करना चाहें तो हम ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं, एक कर्व सरफेस और दूसरा कर्व सरफेस, दोनों कर्व सरफेस है। दोनों किस तरीके के कर्व है, इस तरफ भी कॉन्वेक्स है, इस तरफ भी कॉन्वेक्स है, तो हम इसे बाई कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। मान लीजिए सेकंड केस, ये वाला तो कॉन्वेक्स है, ये एक प्लेन है, ऐसा भी हो सकता है, इसको भी लेंस कहना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, राइट। थर्ड, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके फेसेस को ऐसे कर्व ले लें। इसको कौन सा लेंस कहेंगे हम? बिल्कुल सही, बाई कॉनकेव लेंस। दोनों सरफेस कॉनकेव है। एट लास्ट हम ऐसा भी ले सकते हैं कुछ, कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव लेंस। दिस इज प्लानो कॉनकेव लेंस। होने को हम एक लेंस और ले सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से रहा होगा। एक तरफ कॉनकेव, दूसरी तरफ कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो इतने सारे केसेस हम ले सकते हैं एक लेंस के लिए, पर हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ दो ही केस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आपके इस क्लास में हम ये दो केस ही डिस्कस करेंगे, एक तो बाई कॉन्वेक्स, दूसरा बाई कॉनकेव, और सिंपली यहाँ पर इन्हें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस भी कह दिया जाएगा, राइट। इसे हम कहेंगे कॉनकेव लेंस और इसको कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। फिर से यहाँ पर कुछ टर्म्स जानने जरूरी हैं, तो टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही टर्म्स है जैसे आपने मिरर के लिए पढ़े थे, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इनको भी हम स्फेरिकल लेंसेज कहते हैं। पहली बात, क्यों स्फेरिकल लेंसेज इसे इसलिए कहते हैं लेंसेज, क्योंकि यहाँ पर जो लेंस है वो स्फीयर के ही पार्ट है, एक और दो। यहाँ दो फेसेस हैं इसके और दोनों के दोनों स्फीयर से कटे हुए पार्ट। ऐसे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये स्फीयर के ही पार्ट है। और यहाँ भी ऑब्वियस सी बात है कि दो सेंटर होने जरूरी है। दो सेंटर हैं और इसके सेंटर को वापस हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ही कहेंगे। तो ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C1,
बल्कि C1 C2 नहीं कहेंगे, C1 C2 बताओ, अभी क्यों नहीं कहेंगे, अभी बताते हैं। देखिए ये वाला जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये C2 है, 1 नहीं है। वाई? क्योंकि पहला फेस तो ये है ना इसका, और ये अपना सर्कल यहाँ पूरा कर रहा है, तो इसको C1 होना चाहिए और इसको C2। ये कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको हम नाम देते हैं 2F1, एस के नाम देते हैं 2F2, राइट। F1 F2 को यूज़ करें, ठीक है। इसका हाफ डिस्टेंस, अच्छा इसके मिडिल डिस्टेंस को, जो मिड पॉइंट है ऑफ द लेंस, इसको क्या कहेंगे, वहाँ हम मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस को पोल कहते थे, पर यहाँ हम मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस या फिर लेंस को हम ऑप्टिकल सेंटर O कहेंगे, O, राइट। ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन वही जैसे मिरर के लिए पढ़ी थी आपने। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच लेंस इज द पार्ट। यहाँ पर लेंस इज द पार्ट कहना पड़ेगा, वहाँ हमने सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट कहा था ना। यहाँ उस स्फीयर का सेंटर जिसका पार्ट वो लेंस है, हमको ये कहना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज, सॉरी, लेंस इज ए पार्ट। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, यहां नई डेफिनेशन बनाएंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है किसी भी लेंस का जहां से लाइट अनडेविएटेड चली जाती है। अनडेविएटेड मतलब इस जगह से लाइट कोई भी पास करेगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। द पॉइंट इनसाइड द लेंस from where light goes undeviated, ठीक है। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। लिखते रहेंगे आप, और लिखने के लिए आप इसे स्टॉप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। इसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूं इसके प्रिंसिपल एक्सेस की, वहां प्रिंसिपल एक्सेस किसे कहा था हमने कहा था लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। पर यहां पर ऐसे कहने की जरूरत नहीं है, द लाइन जॉइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स कह लीजिए। इसमें ऑप्टिकल सेंटर जो कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, द लाइन joining two center of curvatures, इसे कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। फिर और क्या क्या टर्म है, ये जो टर्म मैं अभी बोल रहा हूँ ये कॉन्केव के लिए भी अप्लाइड है और कॉन्वेक्स के लिए भी अप्लाइड है। देखो कॉन्केव के लिए अगर बनाता तो ये भी दो स्फीयर के पार्ट होता ना, होता नहीं होता, और इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर जरूर होता, तो दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहे जाएंगे। सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच लेंस इज द पार्ट, ये भी सी, एक को सी डैश मान लो। इसके मिडिल में ऑप्टिकल सेंटर होगा जहां से लाइट अनडेविएटेड पास करेगी। दोनों लाइन को, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, द लाइन जॉइनिंग टू सेंटर ऑफ
curvatures of a lens is called principal axis. ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। तो देख रहे हैं कि हम दोनों के लिए सेम टाइप की डेफिनेशन दे पा रहे हैं अभी तक, ठीक है। पर जब हम फोकस की बात करेंगे तो इसका फोकस अलग डिफाइन करेंगे और कॉन्केव का अलग। क्यों? क्योंकि जो लाइट रेज पैरेलल आती हैं एक कॉन्वेक्स लेंस से, जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, याद हो तो आपने इससे पेपर जलाया होगा, और जब भी लाइट रेज पास करती है इससे तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाती है जहां पर पेपर जलता है, आपको याद होगा तो द लाइट विच कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट कॉल्ड फोकस। इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, द लाइट का रेज कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है लाइट रेज, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगी और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस। किसके लिए? इसे कहेंगे कॉन्वेक्स का फोकस। और यही आपको रियल इमेज भी देगा। मतलब रियल इमेज कहाँ बनेगी? राइट साइड। बल्कि आपको याद होगा कॉन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बना रहा था, मिरर की अगर बात करें तो। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस रियल बनाता है, वहां पर कॉन्केव मिरर रियल बनाता था। यहाँ लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस रियल बनाता है इमेज, और वहां जो रियल बनती थी इमेज बैक साइड पर बनती थी क्योंकि रिफ्लेक्शन फिनोमेना था। पर यहाँ अगर रियल की बात करें तो यहाँ राइट साइड में बननी चाहिए रियल। क्यों? क्यों? यहाँ रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है जो लाइट रे के पास होना है, लाइट रे पास जरूर होनी चाहिए, तभी एक रियल इमेज बन पाएगी। तो दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, अगर हम फोकस ऑफ कॉन्केव की बात करें, अगर कॉन्केव की फोकस की बात, तो कॉन्केव के फोकस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि द लाइट रेज विच कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर ये डाइवर्ज करेगा, ये डाइवर्जिंग लेंस है, बल्कि वहां कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था। मिरर की केस में बात करें तो मिरर कौन सा डाइवर्जिंग था? कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर लेंस की बात करें तो कौन सा लेंस डाइवर्जिंग है? तो इसका आंसर है कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग है। तो लाइट विच गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज इन सच ए वे, लाइट रे parallel to principal axis diverge in such a way, किस तरीके से डाइवर्ज होती है? that it appears to be coming from a single point called फोकस। ऐसा लगता है कि एक सिंगल पॉइंट से आ रही, और इसी सिंगल पॉइंट पे यहां फोकस करें। तो यहां पर फोकस को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे, बाकी सारा चीज एक जैसा है। अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसके रे डायग्राम्स बनते हैं और हम कौन कौन सी रेस का इस्तेमाल करेंगे रे डायग्राम को बनाने को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।